हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का SLV डिजिटल क्लासेस में। कल हमने वीडियो में बताया था 3 नंबर के सवाल 11 नंबर तक बताया था। आज हम बताएंगे 4 नंबर के सवाल। दिया गया है 4 नंबर में, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में से एक कार्ड या दृश्य निकाला गया है। यदि ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है प्रायिकता, और यहाँ पर जो कार्ड है वो 1 से 10 नंबर तक दिए गए हैं। इसके लिए घटना ए मान लेते हैं। 4 नंबर का है सवाल। तो घटना ए जो होगी, ए में ये बताया गया है कि संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि निकाले गए कार्ड की संख्या सम है। तो घटना ए में हो जाएगा कि निकाले गए कार्ड की संख्या सम है, और इसके लिए एक दूसरी घटना मान लेते हैं बी। जो घटना बी होगी, इसमें दिया गया है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। लिख देंगे निकाले गए कार्ड की या कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। और इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर समिष्ट निकाल लेते हैं। तो जो समिष्ट होगा S बराबर, यहाँ पर कार्ड 1 से 10 तक दिए गए हैं तो 1 से 10 नंबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहीं से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ S जो होगा वो टोटल 1 से 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। तो प्रायिकता निकालने के लिए यहाँ पर हमें घटना ए भी निकाल लेते हैं। जो घटना ए है, घटना ए में दिया गया निकाले गए कार्ड की संख्या सम है। तो इसमें सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। लिख लेते हैं 2 4 6 8 और 10। इनकी टोटल संख्या 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ए जो है वो 5 है। घटना बी में बताया गया है, घटना बी में निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो 3 से अधिक संख्या लेंगे। तो 3 से अधिक संख्या 4 5 6 7 8 9 और 10 है। और इस यहाँ पर भी निकाल लेंगे नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 दी गई है। यहीं से निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो इन दोनों का जो कॉमन होता है ए और बी में वही होता है। तो इन दोनों में कॉमन है 4 6 8 और 10। 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो इसकी टोटल संख्या आ गई है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये है 4। यहाँ से प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रायिकता ए की। तो जो ए की प्रायिकता होती है ये होती है नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए जो दिया गया है नंबर ऑफ ए वो यहाँ से 5 है, 5 नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ एस ये 10 दिया गया है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहीं से निकाल लेते हैं प्रायिकता बी की। तो पी बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ बी बटे में नंबर ऑफ एस। तो यहाँ से बी की जो संख्या आई थी वो 7 थी, ये 7 हो जाएगी। और एन एच की वैल्यू 10 है तो ये 10 हो जाएगा। यहीं से हमें निकाल लेना है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है
ये यहाँ पर 4 है और इसको भी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है और एन एस की वैल्यू 10 है, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है P B अपान में A, क्योंकि सम होने की प्रायिकता पूछ रहा है इसलिए B अपान में A निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बटे में प्रायिकता A। तो प्रायिकता A इंटरसेक्शन की B की संख्या है 4/10 और PA इसकी संख्या है 5/, PB होना चाहिए यहाँ पर, ये हमें निकाल लेना है यहाँ पर सम होने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा A/B, तो ये हो जाएगा प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बटे में हो जाएगा PB। तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता जो है ये है 4/10 और जो PB की प्रायिकता है ये 7/10। इसको गुणे के फॉर्म में लिखेंगे तो 4/10 है, ये हो जाएगा 10/7। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसकी टोटल प्रायिकता आ जाएगी 4/7 और यही हमें यहाँ से निकालना था। तो यानी किसी भी कार्ड के सम होने की प्रायिकता है टोटल, इसके सम होने की प्रायिकता 4/7 है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है खा नंबर इसका, दिखाइए कि दो सदिशों A तथा B के लिए सदैव मॉड A डॉट B इज लेस देन और इक्वल मॉड A डॉट मॉड B होता है। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना है कि मॉड A डॉट B जो होता है वो लेस देन और इक्वल होता है मॉड A डॉट मॉड B के। तो वेक्टर मॉड A डॉट B लेस देन और इक्वल मॉड A डॉट मॉड B। यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS में वेक्टर मॉड A डॉट मॉड B, मॉड A डॉट जो मॉड B होती है इसकी वैल्यू, यानी इसका फार्मूला होता है मॉड A डॉट मॉड B और इनटू कॉस थीटा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट का गुणा करते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ये -1 से +1 के बीच में लेते हैं इसको। तो कॉस थीटा का हम जो मान लेंगे यानी इसका मापांक वो प्रत्येक पद पर लेंगे। यदि प्रत्येक पद पर लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर लिख भी लेते हैं प्रत्येक पद का मापांक, प्रत्येक पद का मापांक। प्रत्येक पद का मापांक लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल 1 के लेंगे। ये मान उठा के यहाँ पर रख देंगे तो वेक्टर मॉड A डॉट B ये इस लेस देन और इक्वल हो जाएगा मॉड A डॉट मॉड B के, और यही प्रूव करना था। तो देखो LHS RHS के बराबर आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 का गा नंबर, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x बटे 3 में 3 बराबर 7y - 14 बटे में 2p बराबर है z - 3/2, और दूसरी समीकरण एक और वैसे ही दे रखा है 7 - 7x बटे में 3p बराबर है y - 5 बटे 1 के, और ये बराबर है 6 - z/5। परस्पर लंब है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा यदि परस्पर लंब होते हैं जो समीकरण होती है वो बराबर में L1m1 प्लस L2m2 और प्लस L3m3 बराबर 0 की होती है। L1m1 प्लस L2m2 प्लस L3m3
का जो मान होगा ये 0 के बराबर होता है यदि समीकरण लंब होती है। तो यहाँ पर दो समीकरण दे रखा है। इसकी पहली समीकरण है, पहली समीकरण दी गई है 1 माइनस एक्स बटे में 3 बराबर 7 वाई माइनस 14 बटे में 2p, और अगली समीकरण दे रखा है z माइनस 3 बटे में 2। ये जो समीकरण होती है कार्तीय समीकरण आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जो कार्तीय समीकरण होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, x माइनस x1 बटे y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c होता है। इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का x दिया गया और x यहाँ पर प्लस का होना चाहिए। x को आगे लाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बटे माइनस 3। यहाँ पर 7y है लेकिन हमें यहाँ पर y ही रखना है, इसलिए 7 से भाग करेंगे तो ये y हो जाएगा -2 बटे में 2p बटे में 7 हो जाएगा। और ये देखो z उसी फॉर्म में दिया गया है, z माइनस 3/2 हो जाएगा। इस समीकरण से हम दिक् को ज्या निकालेंगे तो इसकी दिक् को ज्या दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात निकालना यहाँ से। तो जो दिक् अनुपात है L1 ये है -3, L2 2p बटे में 7 है और L3 बराबर 2 है। इसी में एक और समीकरण दे रखा है, एक दूसरी समीकरण दी गई है 7 माइनस 7x बटे 3p, ये बराबर है y माइनस 5 बटे 1 के और ये बराबर है 6 माइनस z बटे में 5 के। इसको भी हम इस कार्तीय समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे तो x को आगे लाना है और यहाँ पर 7 है इसलिए इसको हम -7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और बटे में हो जाएगा 3p माइनस का 3p बटे में 7। यहाँ पर y आगे है इसको ऐसे ही लिख देते हैं y माइनस 5 बटे में 1 और यहाँ से भी z को आगे लाना है इसलिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो z माइनस 6 बटे में -5 हो जाएगा। इसकी भी दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात यहाँ से एक बार L3 निकाल चुके हैं, अब यहाँ से निकालेंगे M1 बराबर -3p बटे 7, M2 बराबर 1 और M3 बराबर -5 है। और यहाँ पर हमें p का मान ज्ञात करना है। p का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण आप लोगों ने पढ़ रखा है L1 M1 प्लस L2 M2 और प्लस L3 M3 ये बराबर 0 के होता है। यहाँ से L1 का मान यहाँ पर हमने दिक् अनुपात निकाल लिया। L1 का मान -3 है, यहाँ पर -3 हो जाएगा। M1 का मान -3p बटे में 7 प्लस L2 का मान 2p बटे में 7 और M2 का मान 1 है प्लस L3 का मान 2 है और M3 का मान -5 बराबर में 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 तरह की 9p बटे में 7 प्लस 2p का 1 से गुणा करेंगे 2p रहेगा बटे में 7 और इधर गुणा करेंगे तो -10 बराबर में 0। ये देखो इनके हर समान है तो यहाँ पर 9 और 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 11p बटे में 7। 10 इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से p बराबर 11p बराबर ये 10 गुणे हो जाएगा 7। यहाँ से 11p ये बराबर हो जाएगा 17 तो p बराबर आ जाएगा 17 बटे 11 के। ये हमारा मान हो जाएगा।
ठीक, तो P बराबर यहाँ पर आ गया है 70/11 और यही हमें P का मान ही निकालना था। ये दूरी होती है इनके बीच की। और इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है 4 का घात नंबर। ये दिया गया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है दी गई समीकरण का। तो जो समीकरण दी गई है 4 नंबर का घा है, ये है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम अलग अलग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, माइनस है माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम ठीक बटे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप लोगों को पता है कि यदि 1 कॉस हो तो उसको हम लिख सकते हैं सेक, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 साइन को लिख सकते हैं कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और एक कांस्टेंट सी यहाँ पर ऐड हो जाता है। यहाँ पर माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। अभी तक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसका 5 का नंबर दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 5 का नंबर है 5 के का नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता, आप लोगों ने प्रगुण पर रखा है। यदि लिखा हो प्रगुण में a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू बी, ये हो जाता है एफ a प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स की। तो यही प्रगुण यहाँ पर यूज करेंगे और ये हो जाएगा हमारा, इसको समीकरण यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई और इस समीकरण को i बराबर यहाँ पर सपोज कर लेते हैं और फिर ये i बराबर हो जाएगा यहाँ से x की जगह पर हमें लिखना है a, देखो a प्लस बी, इसकी जो लिमिट होती है इसके अकॉर्डिंग से हम माइनस एक्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए पाई माइनस एक्स इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, पाई माइनस एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स के स्थान पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। आई बराबर
इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ही रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय में साइन होता है इसलिए साइन पाई पर 180 पर साइन चेंज नहीं होता है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। ये हो जाएगा साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसलिए यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा और ये dx हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर LHS पक्ष में i है तो ये 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई, फर्स्ट समीकरण में है x साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, लिमिट दोनों में सेम है इसलिए कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ से यदि देखें तो हर दोनों में समान है और साइन एक्स भी दोनों में कॉमन है इसलिए यहाँ से साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बच रहा है पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx। तो 2i बराबर यहाँ से 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पर पाई और dx। आपको पता है जो पाई होती है कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका डायरेक्ट अवकलन समाकलन नहीं किया जा सकता इसलिए यहाँ से हम कॉस एक्स बराबर मान लेते हैं t, माना इसका इधर मान लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं माना जो cos x है ये बराबर t है। यदि ये t है तो इसका यहाँ पर cos x का अवकलन करेंगे तो cos का हो जाएगा sin x माइनस साइन एक्स होता है अवकलन करने पर cos का और dx ये बराबर हो जाएगा dt के। यहाँ से हमें निकालना है sin x dx, तो sin x dx जो होगा वो माइनस dt के बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम t के बराबर मान रहे हैं cos x से तो लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर cos x बराबर t के है, यदि हम यहाँ पर x बराबर x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पर cos 0 t cos 0 का मान 1 होता है इसलिए t बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर यदि यहाँ पर पाई रखेंगे, पाई रखने पर cos पाई तो cos 180 अंश का मान 90 प्लस 90 यानी साइन 90 और माइनस का साइन 90 हो जाएगा, माइनस साइन 90 का मान -1 हो जाएगा तो t बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ से तो 2i बराबर लिमिट इसकी लगाएंगे पाई हो जाएगा माइनस 0 रखने पर देखो 1 आ रहा था इसलिए यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट जो होगी वो +1 होगी और अपर लिमिट -1 हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/1 प्लस cos x बराबर t माने थे तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह पर -dt है।
माइनस आगे कॉमन ले लेंगे, 2i बराबर माइनस पाई इंटीग्रेशन 1 से -1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का, तो यहाँ पर t है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t। लिमिट है, लिमिट लगा देंगे 1 से -1, तो 2i बराबर यहाँ से i बराबर निकालेंगे, 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, i बराबर यहाँ से आ जाएगा -पाई/2। लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स -1 अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 1। यहाँ से i बराबर -पाई/2 tan इनवर्स -1 तो ये हो जाएगा यहाँ से -पाई/4 और ये -पाई/4। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि tan 1 45 अंश का मान होता है, जो कि इधर रेडियन में लिखा जाएगा तो ये पाई/4 हो जाएगा, तो -पाई/4। यहाँ पर हर समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 2पाई/4। i बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, गुणा करने पर ये हो जाएगा 2पाई स्क्वायर बटे में 4 चौक 16। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, i बराबर मान आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे 8। और यहाँ से यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। ख नंबर, यदि x y z विभिन्न हो तथा सार्डिक दे रखा x रो में दिया गया है x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब z स्क्वायर और 1 प्लस जेड क्यूब ये बराबर 0 के, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड ये बराबर 0 के होगा। तो यहाँ पर समीकरण को हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस एक्स वाई ये बराबर 0 के होगा। तो यहाँ पर जो सार्डिक दी गई है वो लिख लेते हैं। यह है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब ये बराबर 0 के है। तो इसका हम डायरेक्ट हल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको ये जो इकाइयाँ दिए गए हैं 1 1 1 इनको 2 पार्ट में चेंज कर लेते हैं, यानी इनकी 2 सार्डिक बना लेते हैं। यहाँ से एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फर्स्ट में आगे की वैल्यू लेंगे 1 1 1 प्लस लगा है प्लस, सेकेंड वाले में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा। अब 1 को एक बार यहाँ पर लिख चुके हैं हम, जो बचा है वो लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और ये बराबर 0 के हैं। इस समीकरणों को अब यहाँ पर इस समीकरण में देखें, इस दूसरी साइड में 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1। हाँ, यहाँ पर दूसरी साइड में देखिए, यदि R1 में x है, तीनों में x कॉमन हो जाएगा, R2 में y दिख रहा है, तीनों से y कॉमन हो जाएगा, और R3 में z दिख रहा है तो तीनों से z कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ से हमने x निकाल लिया तो केवल x ही बचेगा, और यहाँ x स्क्वायर बचेगा, y कॉमन हो गया 1 हो जाएगा, एक y कॉमन हुआ है तो y बचेगा, y क्यूब था y स्क्वायर बचेगा, यहाँ से z कॉमन ले लिए z बचेगा, और यहाँ पर जेड क्यूब था तो केवल जेड स्क्वायर बचेगा, और ये बराबर में 0 के है। इस सारणी को हमें इन दोनों सारणी को एक जैसा सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट सारणी दी गई है, इसमें 1 1 को हम देखो यहाँ पर C1 में दिया गया है, तो इस 1 1 को भी हम C1 में लाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं C1 इंटरचेंज C3। C1 को C3 में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। C2 ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ पर जब हम किसी कॉलम को या रो को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा प्लस, सेकेंड वाली को ऐसे उतार लेना है एक्स वाई जेड, और यहाँ पर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये बराबर 0 के दिया गया है।
अब यहाँ पर बीच में हमें C2 में दिखाना है XYZ, तो C2 में XYZ लाने के लिए यहाँ से फिर इसको इंटरचेंज कर देंगे, C2 इंटरचेंज C3, और फिर यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑलरेडी माइनस यहाँ पर लगा था और एक माइनस फिर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस पहले से था और माइनस फिर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस देखो दोनों प्लस बन जाएंगे, यहाँ से माइनस था और फिर माइनस आ जाएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से 1 1 1 ही रहेगा। इंटरचेंज हम कर ले रहे हैं C2 का C3 में, तो XYZ यानी C2 की जगह पर आ जाएगा और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये C3 की जगह पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर वही रहेगा XYZ 1 1 1 XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये बराबर में 0 के दिया गया है, 0 ही रहेगा। यदि यहाँ से देखें तो ये देखो ये दोनों 1 1 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। यहाँ से दोनों साइड एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ से हम साइड को कॉमन ले लेंगे। जब साइड कॉमन ले लेंगे 1 1 1 XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, तो यदि यहाँ से हम साइड को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा XYZ बराबर 0 के। तो यहाँ से हमें ये सिद्ध क्या करना था कि जो 1 प्लस XYZ है ये 0 के बराबर होनी चाहिए। तो देखो इनटू में है, तो यहाँ से 1 प्लस XYZ जो है इसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका तो इसके अगले क्वेश्चन अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसकी अगले वीडियो के लिए हम आ रहे हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।